सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो विषय है, जैसे कि आप सभी जानते हैं 3 विषय इसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य भौतिकी, सामान्य जीव विज्ञान और सामान्य रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इसमें सामान्य भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर है एक परिचय, इससे संबंधित MCQ हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और ये टॉपिक आपको किन किन जगहों पे काम आएगा? MP से संबंधित व्यापम या PEB या फिर ESB, जो भी नाम इसका ले लें। तो ये जो भी भर्ती परीक्षाएं कराते हैं, तो इनकी भर्ती परीक्षाओं में यदि जिन भी भर्ती परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान से संबंधित यदि पाठ्यक्रम वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम यदि वहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हम बात करें MP पटवारी की, वन रक्षक, जेल प्रहरी या फिर अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आने वाली है। ये इसमें जो MCQ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे हम बात करें SSC के एग्ज़ाम में, तो SSC CHSL या फिर CGL, जहाँ पर भी सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, वहाँ पे आपको ये MCQ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। रेलवेज़ में ग्रुप D वगैरह या फिर अन्य एग्ज़ाम, MP SI या फिर MP PSC प्रीलिम्स, इन एग्ज़ाम्स में जहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम जो जहाँ पे सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं, उनके लिए आप इस सीरीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। इससे संबंधित जो सामान्य भौतिक विज्ञान के अन्य चैप्टर हैं, ये हम एक एक करके इनके MCQ हम एक एक वीडियोस में देखते जाएंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो हमारा है भौतिक विज्ञान एक परिचय के अंतर्गत इस वाले चैप्टर में। तो इससे संबंधित MCQ हम शुरू करते हैं। UPPCS 1999 में यह सवाल पूछा जा चुका है। सवाल क्या है? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने पुत्र के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? याद रखें, यहाँ पे सह विजेता पूछा गया है, ठीक है। वैज्ञानिक हम देखते हैं एनरिको फर्मी, विलियम हेनरी ब्रेक, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लांक। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिक के नाम पे दिया जाता है। ये वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार किया था, खोज नहीं किया था, ध्यान रखें, आविष्कार किया था, खोज नहीं किए थे। खोज और आविष्कार में आपको फर्क पता है? खोज क्या होती है? जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई तत्व ऑक्सीजन या फिर कोई भी और तत्व है, वो पहले से पृथ्वी में विद्यमान है, उसका हमें पता नहीं था कि ये तत्व है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये तत्व है, तो वो हो गई उसकी खोज, ठीक है। और जैसे आविष्कार की हम बात करें, तो जैसे हम बात करें फ़ोन की, ठीक है, फ़ोन की या फिर कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट, जैसे कैमरे, आप यहाँ पे माइक देख रहे हैं, या इस टाइप से और भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका वैज्ञानिकों ने विज्ञान के नियमों को एक साथ लाकर या फिर कुछ नियमों को कॉम्बिनेशन करके एक नई चीज़ उन्होंने बनाया, ठीक है, नई चीज़ का आविष्कार किया, तो हम उसको आविष्कार बोलेंगे। नई चीज़ उन्होंने बनाया तो हम उसको क्या बोलेंगे? आविष्कार, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं बल्ब आप देख सकते हैं, या फिर और अन्य चीज़ें जो विज्ञान के नियमों को समाहित करके या फिर उनका उपयोग करके बनाई गई है, वो आविष्कार कहलाती है। और खोज क्या होती है? पहले से उपलब्ध है, उसका हमें पता नहीं था और वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की, मतलब उसको पता लगाया, तो उसको बोलेंगे खोज, ठीक है। तो खोज और आविष्कार में आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पे हम जो पूछा गया है, अपने पुत्र के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता कौन वैज्ञानिक रहा है? एनरिको फर्मी, विलियम हेनरी ब्रेक, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर मैक्स प्लांक। तो ये है विलियम हेनरी ब्रेक, आंसर है इसका बी, आंसर है इसका बी। और ब्रिटिश भौतिकी एवं रसायन के वैज्ञानिक विलियम हेनरी ब्रेक ने वर्ष 1915 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेक, कौन थे इनके पुत्र? विलियम लॉरेंस ब्रेक के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। और किस कारण या फिर किस लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था? दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर परमाणु तथा क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट करने के लिए, कि किस प्रकार जो इनका विन्यास है उसको स्पष्ट करने के लिए एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र का आविष्कार किया था, ठीक है, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपका एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है विलियम हेनरी ब्रेक, और जो दूसरे वैज्ञानिक हैं इनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेक, ठीक है। तो एक प्रश्न से आपके 2-3 प्रश्न आपके यहाँ पे सम्मिलित हो जाते हैं।
इसलिए MCQ फॉर्मेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाए। और अन्य टॉपिक से, इसी प्रश्न से यदि अन्य टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तो वो भी आप उसको हल कर सकें। ठीक है, अगला सवाल है BPSC 2018 में सवाल पूछा जा चुका है। बिहार PSC या फिर PCS इसको बोलना चाहेंगे। प्रश्न है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन हैं? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल हम देखते हैं? जो फ़ोन वगैरह में जो चिप वगैरह हम देखते हैं, हालांकि बाहर से देखते नहीं, लेकिन जब आप खोलो या फिर उसको नेट पे चेक करो कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो फ़ोन की चिप वगैरह में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था और बहुत सारी जगह में हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये कि इसका जनक कौन है भारत में? ऑप्शन है जयंत नरलीकर, बीरबल साहनी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और CNR राव। तो कौन वैज्ञानिक है जो यहाँ पे भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रहे हैं? तो ये है CNR राव। आंसर है इसका डी। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिनको हम CNR राव के नाम से जानते हैं, इनको भारत के नैनो टेक्नोलॉजी जनक के रूप में हम जानते हैं, या फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी जनक के रूप में माने जाते हैं। ये ठोस अवस्था और मटेरियल रसायन वैज्ञानिकों में से एक प्रमुख रसायनज्ञ हैं। इन्होंने हाइब्रिड मटेरियल एवं नैनो मटेरियल्स पर विशेष रिसर्च करके रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि ये किस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, तो हाइब्रिड मटेरियल और नैनो मटेरियल पर विशेष रिसर्च करके रसायन विज्ञान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रश्न का आंसर है यहाँ पे डी। अगला सवाल है, भौतिकी नियमों की प्रकृति में कौन कौन बिंदु सम्मिलित है? ये सवाल यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम में 1996 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिकल्पना। अगला है वैज्ञानिक हाव भाव, और यहाँ पे इससे संबंधित कूट दिए गए हैं, यानी आंसर हमको इन कूट में से निकालना है, A, B, C और D में से। ये सवाल ऐसा है कि इसमें से एक से अधिक ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कूट दिए गए हैं। कूट के माध्यम से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 2, 3 और 4। तो यहाँ पे कितने कूट सही हैं उसके अनुसार हमको इसका ऑप्शन लगाना है। सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिकल्पना और वैज्ञानिक हाव भाव। यहाँ पे देखिए सिद्धांत है, भौतिकी नियमों की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें आवश्यक होता है, परिकल्पना भी आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं वैज्ञानिक हाव भाव, तो वैज्ञानिक हाव भाव यहाँ पे इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं भौतिकी नियमों की प्रकृति में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहला है, दूसरा और तीसरा ये सही है। ठीक है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है। तो हम उस वाले कूट को सही चुनेंगे जिसमें ये 3 सही दिए गए हैं, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4। तो हमको यहाँ पे C वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर है इसका C। भौतिकी नियमों की प्रकृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिकल्पना, सिद्धांत, वैज्ञानिक नियम को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक के हाव भाव कोई विशेष मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि भौतिकी सैद्धांतिक व प्रायोगिक नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, आंसर है इसका C। अगला सवाल है, ये भी कूट वाले सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है। 1998 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। यहाँ पे भी 2 सूचियाँ दी गई है और यहाँ पे इससे संबंधित कूट दिए गए। ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आसान है। जैसा हम इसको सॉल्व करेंगे आप इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। तो सूची 1 में यहाँ पे हम देखते क्या है, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर UR राव, सेफ्टी लैम्प। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर्स के नाम वगैरह दिए गए हैं। और सूची 2 में क्या है, वनस्पति रसायन शास्त्र, नाभिकीय भौतिकी, ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और कृषि विज्ञान। तो यहाँ पे हमको बताना है कि सूची 1 के किन ऑप्शन का संबंध यहाँ पे सूची 2 से है, सही मिलान करना है। उसके बाद हम आएंगे कूट पे। यहाँ पे मिलान करने के बाद हमको इसमें आंसर लगाने हैं कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो आप ध्यान में रखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा पता हो
चेक करना वहीं से चालू कीजिए। जैसे जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि इन 4 में से आपको ज़्यादातर लोग को पता होगा, मतलब लगभग सबको ही पता होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हम इनको कृषि से संबंधित वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पहली जो जोड़ी बन रही है यहाँ पे बी का है 5 से। किससे बन रही है? बी का बन रही है, बी की जोड़ी बन रही है 5 से। तो यहाँ पे हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें बी की जोड़ी बनेगी 5 से। ए, बी, सी और डी। याद रहे जो उत्तर हमको लगाने हैं वो इस वाली लाइन से लगाने हैं, ना कि इस वाली लाइन में। ठीक है, जैसे मान लो हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताओ ना, यदि हमने भी इसको चेक नहीं किया, हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, मान लो इनमें से कोई एक लगाना है, तो हम इस तरीके से हम चेक करेंगे, ना कि इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको बता सकूँ, ताकि सभी लोग इसको समझ पाए। ठीक है, चेक यहाँ पे करेंगे, लेकिन आंसर हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे में। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं बी की जोड़ी हमने बनाया 5 से, यानी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से संबंधित रहे हैं बी। यहाँ पर देखिए बी वाले की जोड़ी 5 से बन रही है, तो कितने ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं? 1 है और 2 है। ठीक है, मतलब सी और डी यहाँ से रेस से बाहर हो गए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो बाहर हो गए। आपने सिर्फ एक आपको फैक्ट पता है, तो आपने इसमें से फिल्टर कर लिया। ठीक है, अब बचे यहाँ पे 2, ए और बी। अब ए और बी में भी हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, हमको पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि हमारा एक फैक्ट सही है। अब हम बाकी 3 में से एक को हम देख लेते हैं जो हमको पता है। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर राजा रमन्ना। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना, तो यहाँ पे ये वैज्ञानिक संबंधित है नाभिकीय भौतिकी से। किससे संबंधित है? नाभिकीय भौतिकी। तो यहाँ पे देखिए ए का जो संबंध बनेगा यहाँ पे 2 से। ए का संबंध किससे बन रहा है? 2 से। तो ए का संबंध इन वाली लाइन में किससे बनेगा? 2 से। तो ये 2 बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, लेकिन ये तो रेस से पहली बार है, हमने इसको पहले ही हटा दिए। तो कौन सा बच रहा है यहाँ पे? बी वाला। तो ये इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादा क्या लग रहे हैं यहाँ पे? ये लगभग यही है, क्योंकि देखो ए की जोड़ी यहाँ पे बना दी किससे ने? 3 से। तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा बचा है? बी। तो यहाँ पे बी वाले आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तब आप इस प्रकार की ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बी का आपको पता है फैक्ट 5 है, तो बी का 5 ये कंफर्म है। ए का यहाँ पे बन रहा है 2, तो ए का 2 यहाँ पे कंफर्म है, ये हो गया। तो आंसर है आपका बी। ठीक है, अब इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि सी का 4 के साथ संबंध है और डी का 3 के साथ। तो सी का है प्रोफेसर U.R. राव। सी का संबंध किससे? 4 से, तो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, मैं बाद में बता रहा हूँ चेक करके। अगला है डी, सेफ्टी लैम्प। तो ये संबंधित है ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 1-2 फैक्ट के तौर पे एक दो फैक्ट हमको याद थे, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। आंसर इसका बी। ठीक है, आंसर है इसका यहाँ पर बी। डॉक्टर राजा रमन्ना भारतीय नाभिकीय भौतिक वैज्ञानिक है। उन्होंने भारत के नाभिकीय प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। उन्हें भारत के नाभिकीय प्रोग्राम का जनक यहाँ पे कहा जाता है। और इनके नाम पर इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT की स्थापना 19 फरवरी 1984 को की गई है, और जहाँ पर लेज़र अनुसंधान कार्य संपन्न होते हैं। कौन से अनुसंधान कार्य? लेज़र अनुसंधान कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में U.R. राव के नाम से जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चेयरमैन एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं। और प्रोफेसर मेघनाथ शाह भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी ये डिटेल हमने यहाँ पर डिस्कस की। आगे हम देखते हैं MPPSC 1999 में सवाल पूछा जा चुका है। ये भी कूट से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में क्या है? टाइपराइटर, एक्सरे किरणें, और यहाँ पे है रेडियो, सेफ्टी लैंप। ठीक है, ये है। और सूची 2 में क्या है? डेवी, शोल्स, रोएंडसन और मार्कोनी। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं ये इनके आविष्कार है।
ठीक है, वैज्ञानिकों के आविष्कार हमको पढ़ के पता चला है। और यहाँ पे ये है, ये वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, कौन सा वैज्ञानिक किससे संबंधित है ये हमको बताना है। ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं हम कूट में कौन से ये सही बैठते हैं। तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं जो हमको पता रहता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, रेडियो संबंधित चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, रेडियो के आविष्कारक कौन रहे हैं इनमें से, डेवी शोल, रोएंटजन या मार्कोनी। तो देखिए, इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है। रेडियो जब भी खराब हो जाता, मान लीजिए ये रेडियो है, ठीक है, हालांकि रेडियो नहीं है लेकिन ये रेडियो, ठीक है, ये रेडियो यदि मान लो खराब हो जाता तो क्या करेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, देखो इसको हिला के देखो, इधर उधर कुछ बटन ठोक के देखो, या फिर नहीं बन रहा तो फिर हम बोलते कोहनी वोहनी मार के देखो। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोहनी, मार कोहनी। यदि रेडियो खराब होगा, ठीक करने की क्या करेंगे, मार कोहनी, ये मार कोहनी, ठीक है, मार कोहनी। तो क्या निकल के आ रहा है, मार्कोनी। ठीक है, याद करने के लिए आपको बता दूँ, मार्कोनी। तो मार्कोनी रेडियो का के आविष्कार करता कौन है, मार्कोनी। तो सी का संबंध किससे बन जाएगा यहाँ पे, 4 से। ठीक है, एक आपको पता चल गया। अब सी का संबंध है यहाँ पे 4 से, तो हम कूट में देखेंगे कि सी वाले की जोड़ी 4 में किससे बन रही है। तो एक किससे बन रही है, सिर्फ एक से यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है इसमें। तो ये कौन सी लाइन है, सी वाली। ठीक है, सी ऑप्शन ज़्यादातर हमारे चांस लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको एक फैक्ट पता है ना, एक फैक्ट पता है, हमको कंफर्म पता है, और यहाँ पे हम ये भी जान रहे हैं कि इसके अलावा और किसी में ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यदि 2 में दिया रहता है, जैसे पिछले क्वेश्चन हम देखें 2 में दिया रहता तो हम और चेक करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सी का संबंध है 4 से, तो हम यहाँ पे आंसर इसका सी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया है ये प्रश्न सॉल्व, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे टाइपराइटर का जो आविष्कार है वो किसने किया है हम देखेंगे। तो ये टाइपराइटर का आविष्कार किया है शोल्स ने, शोल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये किया गया है। अगला है यहाँ पे एक्सरे किरणें। तो एक्सरे किरणें आप जानते हैं, रोएंटजन जो वैज्ञानिक रहे, ये जैसा हमने पिछले प्रश्न में इसको डिस्कस किया, तो ये वैज्ञानिक है रोएंटजन। ठीक है, एक्सरे से संबंधित है। बी का 3 इसी में आ रहा है। ठीक है, और ए का कितना आ रहा है, 2, तो ये भी इसी में आ रहा है। और सेफ्टी लैम्प या आखिरी बचा तो ये आएगा 1 में, डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार एक फैक्ट से हमने इस प्रश्न का आंसर गैस कर लिया। ठीक है, प्रश्न जरूरी नहीं है कि आपको सारे जो ऑप्शन है आपको पता रहे, 1-2 फैक्ट भी आपको पता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल था एमपीपीएससी 1999 में पूछा गया। वैज्ञानिक शोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। टाइपराइटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अक्षरों को कागज पर टाइप किया जा सकता है। ये सभी आप वाकिफ है, आप नोटरी वगैरह कराने जाते हैं, खटखट वो मशीनें वगैरह वो करते हैं टाइपराइटर। ठीक है, या फिर और भी कोई लेटर वगैरह टाइप कराने जाते हैं तहसील वगैरह में, या फिर कोर्ट के आसपास जो आप देखते हैं ना, खटखट वो मशीनें में लगे रहते हैं, वो टाइपराइटर मशीन है। तो वहाँ पे कागज़ पर टाइप किया जा सकता है। और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने, एक्सरे का आविष्कार विलियम रोएंटजन, और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। सवाल है अगला, ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन में कौन से वैज्ञानिक सहायक रहे थे। यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी इसको बोलेंगे, 2011 में सवाल पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक है एच.जे. भाभा, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, सी.वी. रमन। ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन में जो वैज्ञानिक सहायक रहे थे वो है एस चंद्रशेखर। आंसर इनका सी, इस प्रश्न का सी। खगोल विज्ञान के भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक द्वारा किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, तो यह चंद्रशेखर सीमा। उनके इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, वाइट ड्वार्फ स्टार एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद स्वयं के भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। अंत में वे ब्लैक होल बन जाते हैं, ब्लैक होल। ठीक है, और वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाने पर वे सिकुड़ जाते हैं और भारी हो जाते हैं।
ये वैज्ञानिक रहे हैं, इनका विज्ञान में इस योगदान के लिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सीजी छत्तीसगढ़ पीएससी में 2013 में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हम देखते हैं सूची 1 में क्या है, जॉन गुटेनबर्ग, W.K. रोएंटसन और माइकल फैराडे और ग्राहम बेल। तो ये 4 यहाँ पे वैज्ञानिक दिए गए हैं और ये यहाँ पे आविष्कार दिए गए हैं, टेलीफोन, प्रिंटिंग प्रेस, एक्सरे, डायनमो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कूट के अनुसार कूट की सहायता से हम इसका आंसर हम सही चुनेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्नों में आपको बताया, इस तरीके के प्रश्न में उन फैक्ट को हम सबसे पहले देखते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा पता हो, मतलब कंफर्म पता हो। इसमें से देखिए, जॉन गुटेनबर्ग मान लीजिए आपको नहीं पता, W.K. रोएंटसन और माइकल फैराडे और ग्राहम बेल, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा जो पता होने की संभावना होती है वो है ग्राहम बेल की। ठीक है, ये वैज्ञानिक है क्योंकि इन्होंने किसका आविष्कार किया था, ग्राहम बेल। जैसे बैल बजती है ना, घंटी, बैल मतलब क्या है, घंटी। ठीक, घंटी किससे बजती है, इनमें से आप देख सकते हैं टेलीफोन में। ठीक है, घंटी बजती है, रिंग बजती है, ट्रेंग या जो भी है, जो भी रिंगटोन वगैरह, तो इनका संबंध है ग्राहम बेल ने आविष्कार किया है टेलीफोन का, तो ये इससे यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, डी का संबंध बन गया 1 से, सूची 2 के पहले वाले से इसका संबंध बना। तो यहाँ पर हम देखते हैं डी का संबंध किससे बना है, 1 से। तो इनमें से हम देखते हैं कि डी का 1 से संबंध किससे बना है, तो ये डी वाला ये है, इसका 1 से संबंध बन रहा है इस वाले ऑप्शन से। ठीक है, सी वाले ऑप्शन से। ठीक है, क्या डी का संबंध किसी और से बन रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा पहला भी यहाँ पे गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत कर सकते हैं हम यहाँ पे डी, और चौथा भी गलत कर सकते हैं, सिर्फ बचा है 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, एक फैक्ट आपको पता हो तो उससे आप चेक कर सकते हैं। तो ग्राहम बेल आपको पता है, टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने किया था। हालांकि यदि आपको फैक्ट पता है, जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन है वहाँ पे इनमें से कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र कर चुके हैं, जैसे W.K. रोएंटसन, ये संबंधित है एक्स किरणें से। ठीक है, एक्स किरणें से। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था, डायनमो एक विद्युत जनरेटर होता है, जनरेटर। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, डायनमो और डायनामाइट में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। डायनामो क्योंकि नाम थोड़ा सा सेम लगता है, डायनामाइट और डायनामो अलग अलग चीज़ें। डायनामाइट ये एक विस्फोटक होता है जिसका आविष्कार किया था किसने, अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने इनका आविष्कार किया था, और इनके नाम पर ही जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, और ये डायनामो एक विद्युत जनरेटर है जिससे विद्युत बनाई जाती है। तो ये माइकल फैराडे ये वैज्ञानिक रहे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, सी का संबंध बन गया 4 से ये, और बी का संबंध बन गया 3 से, तो सी का संबंध बनेगा यहाँ पे 4 से। ये देखो सी ये 4 से बनेगा, और बी का संबंध बनेगा यहाँ पे 3 से, ये हो गए 3, और ए बचा यहाँ पे, तो हम प्रिंटिंग प्रेस इसको लगा देंगे। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक रहे हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सिर्फ एक फैक्ट से इसका आंसर निकाल लिया। आंसर है इसका सी। ठीक है, आंसर है इसका सी। यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे जो मिलान है वो उस प्रकार करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो जॉन गुटेनबर्ग है। एक्सरे किरणें का विल्हेम रोएंटसन है। टेलीफोन का जो आविष्कारक जो वैज्ञानिक रहे हैं वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। डायनामो का आविष्कारक रहे माइकल फैराडे। ठीक है, तो ये सही मतलब इस प्रश्न में जो ऑप्शन थे उसका सही मिलान इस प्रकार है। अगला सवाल है, भौतिकी के आधार पर वैज्ञानिक विधि के चरणों को प्रारंभ से अंतिम रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। भौतिकी के आधार पर वैज्ञानिक विधि के चरणों, वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से चरण होते हैं उनको प्रारंभ से अंतिम रूप में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद। ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका है यूके यानी उत्तराखंड PCS में, या PSC इसको बोलेंगे, 2003 में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण और
अंतिम सिद्धांत और क्रमबद्ध प्रेक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई, इनको हमको जमाना है कि पहले कौन सी होगी, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में कौन सी होगी। तो ये यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमको जो इसका उत्तर है वो लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या होता है, इन 4 में से हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेक्षण यानी होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में से याद रखिए ऑब्जर्वेशन, और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रेक्षण। सबसे पहले उसका प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, परिकल्पना का निर्माण होगा। ठीक है, क्या होगा, परिकल्पना का निर्माण। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, चौथे नंबर का, चौथा नंबर किस में आ रहा है, ये। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे भी लगभग आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले जो MCQ का डिस्कशन यदि अच्छे से समझा है तो एक फैक्ट से भी आपका आंसर आ जाता है इन इस टाइप के प्रश्नों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको सबसे आसान तरीके से सॉल्व करने का एक रास्ता ये भी हो सकता है कि यहाँ पर देखिए अंतिम सिद्धांत तो सबसे लास्ट में ही आएगा ना। ठीक है, तो अंतिम सिद्धांत हम देखेंगे किस में आ रहा है। यहाँ पे देखिए अंतिम सिद्धांत मतलब तीसरे नंबर का सबसे लास्ट में आना चाहिए। तीसरे नंबर का सबसे लास्ट में किस में आ रहा है, C और D में। ठीक है, तो देखिए ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे आपके ख़त्म हो गए। 50% जो काम है आपने कर लिया। आप इन 2 में से आप इसके बाद आप और इसको रीअरेंज करके D तक पहुँच सकते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्रमबद्ध प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन होता है सबसे पहले, तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं परिकल्पना का निर्माण होगा यहाँ पे, और परिकल्पना का परीक्षण। परीक्षण मतलब इंग्लिश में से समझो टेस्टिंग चेक होगा। किसी ने कुछ परिकल्पना का निर्माण किया है, टेस्टिंग होगी उसकी। ये जो वैज्ञानिक वगैरह जो भी अपने शोध करते हैं, जो भी करते हैं, इन चीज़ों से होकर ही ये जाते हैं। ठीक है, फिर आखिरी में मिलता है अंतिम सिद्धांत। ठीक है, पहला क्या है, क्रमबद्ध प्रेक्षण, तो चौथा वाला सबसे पहले रखना है, ये है। फिर दूसरा परिकल्पना का निर्माण हो गया, फिर तीसरे में हो गया परिकल्पना का परीक्षण हो गया, और चौथे में अंतिम सिद्धांत। तो ये एक फैक्ट के द्वारा भी आपने आंसर निकाला, और सारे फैक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका D। आंसर है इसका D। वैज्ञानिक विधि में बहुत से परस्पर संबंधित पद जैसे व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना आदि सम्मिलित होते हैं। वैज्ञानिक विधि में पदों को क्रमशः क्रमबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, फिर अंतिम सिद्धांत होता है। ये इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आंसर है इस प्रश्न का D। अगला सवाल है, डॉक्टर C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आप सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिक के नाम पर है, अल्फ्रेड नोबेल। जिन्होंने किसकी को आविष्कार किया है, वो है डायनामाइट। ठीक है, और ये सवाल बिहार PSC में 1997 में पूछा जा चुका है। वर्ष 1930 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1954 में। तो डॉक्टर C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये वर्ष है 1930। आंसर है इसका A, वर्ष 1930 में। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके ही नाम पर उनके आविष्कार को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, रमन प्रभाव। ठीक है, वर्ष 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और रमन प्रभाव के महत्व के कारण 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आप याद रखेंगे 28 फरवरी को। किन का जन्मदिन होता है, ये वैज्ञानिक रहे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव से संबंधित चीज़ें यहाँ पे हमको बताई थी, दुनिया को बताई थी। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट करके यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे एक ही प्रश्न से काफ़ी सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमको पता चल गया कब है। ठीक है, और ये इनको किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। तो ये MCQ सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है, वो एक प्रश्न सॉल्व करके हम अन्य प्रश्नों पर भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, और इस दिवस को रमन प्रभाव दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव दिवस। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, 1, वर्ष 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, स्टीफन हॉकिंग एक
पियानो वादक है, जैव वैज्ञानिक है, भौतिकी वैज्ञानिक है, रसायन वैज्ञानिक है। तमिलनाडु पीएससी में 2009 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इस वाले वीडियो में यदि आप इस प्रश्न को देख रहे हैं तो आपको आंसर लगभग पता होगा, क्योंकि ये भौतिकी संबंधित ये सीरीज चल रही है, तो भौतिकी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पियानो वादक है, तो देखो पियानो वादक तो ये नहीं है स्टीफन हॉकिंग, जैव वैज्ञानिक भी नहीं रहे, रसायन वैज्ञानिक भी नहीं रहे, ये है भौतिकी वैज्ञानिक रहे। मतलब जो आप शुरू में सोच रहे थे कि जो सीरीज चल रही है उससे संबंधित हो, तो यही है, वही है, भौतिक वैज्ञानिक रहे। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग। आंसर इसका सी, आंसर इसका सी। स्टीफन विलियम हॉकिंस एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के शोध निर्देशक थे। मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद इन्होंने कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। और इनको कौन सी बीमारी थी? मोटर न्यूरॉन की बीमारी थी इनको। ठीक है, इनके शरीर के विभिन्न भाग यहाँ पे काम नहीं करते थे, इनका दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता था। तो यहाँ पे इसके द्वारा ही इन्होंने ये यहाँ पे ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या फिर जो भी इतने सारे इनके जो हम देख रहे हैं वो जो भी इनके काम रहे वो इन्होंने किए। ठीक है, तो आंसर इस प्रश्न का क्या है? सी, भौतिक वैज्ञानिक। अगला सवाल है, सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन भौतिकी की किस शाखा में किया जाता है? सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी और प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, किसमें सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है भौतिकी की शाखा में? तो सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत, क्वांटम यांत्रिकी। तो यहाँ पे कोड हम देख लेते हैं। देखो ये सिंगल बस है, तो सात वाले जो ऑप्शन है वो तो नहीं आएंगे, मतलब जैसे 1 और 2 ये तो नहीं आएगा, जो साथ में दिए वो तो नहीं आएंगे, 2 और 3 ये तो नहीं आएंगे। ठीक है, बचा कितना? सी और डी। तो सी और डी में से कौन सा आएगा? यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे केवल 2 कौन सा ऑप्शन में? सी वाले में। तो आंसर है इसका सी, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 दिए हैं। तो उसमें गतिकी में हम नहीं करेंगे सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन, हम करेंगे किसमें? क्वांटम यांत्रिकी में। आंसर है इसका सी, आंसर इसका सी। क्वांटम यांत्रिकी में पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें परमाणु के मूलभूत कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन सम्मिलित है। और यांत्रिकी में हम बात करते हैं स्थूल भौतिकी के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की घटनाओं, पदार्थों के स्थूल गुणों तथा स्थूल पिंडों की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। और यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के नियम पर आधारित है। और यांत्रिकी के संबंध कणों, दृढ़ पिंडों तथा कणों के व्यापक निकायों की गति तथा संतुलन से। प्रकाशिकी हम बात करें जिसको ऑप्टिक्स बोलेंगे, वह शाखा जिसमें प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, उसके संचरण तथा उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऊष्मागतिकी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा, उसकी प्रकृति, उसके संचरण तथा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये अन्य जो शाखाएं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इस प्रश्न का आंसर है यहाँ पर सी, क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अगर भौतिकी वैज्ञानिक मूल रूप से किस देश से संबंधित है? सूची 1 और सूची 2 दी गई है और यहाँ पे कोड दी गई, कोड की सहायता से हमको इस प्रश्न का उत्तर देखना है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज, आइंस्टीन, नील्स बोर, माइकल फैराडे। और ये देश है इनके इंग्लैंड, यूनान, जर्मनी और डेनमार्क। ये हमको बताना है कौन किस देश से संबंधित है। तो सबसे ज़्यादा जो हम जानते हैं जिन वैज्ञानिक के बारे में वो है आइंस्टीन। ठीक है, बाकी वैज्ञानिक के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन यदि हम सर्वे करें 10 में से कितने लोगों को जैसे पता हो, तो 10 में से लगभग 9 से 10 की संख्या यहाँ पे आती है जिनको आइंस्टीन के बारे में पता होता है कि किस देश के लिए थे। ठीक है, उसके बाद ये जैसे आर्किमिडीज, नील्स बोर और माइकल फैराडे के बारे में यदि हम सर्वे करें तो 10 में से 5 से 6 को पता होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाने वाले कि जो सबसे ज़्यादा आपको पता हो, शुरुआत वहीं से करनी है। तो आइंस्टीन आप जानते हैं जर्मनी से संबंधित है ये। ठीक है, आइंस्टीन किस संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। अब इसके बाद हम देखते हैं कूट कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। बी का संबंध यहाँ पे 3 से बन रहा है। बी का संबंध किससे बन रहा है? 3 से। तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी और डी वाला यहाँ पर रेस में है सही होने की। तो देखो ए और सी तो पहले ख़त्म हो गए यहाँ पे।
एक फैक्ट से। ठीक है, अब अगला हम एक अगला जो जो मिलान करेंगे, ऐसे वैज्ञानिक क्या करेंगे जो हमको पता हो, मतलब इसके बाद जो चांसेस सबसे ज़्यादा वो पता हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइकल फैराडे ये संबंधित है इंग्लैंड से। ठीक है, क्या संबंधित है? इंग्लैंड से। तो डी की जोड़ी यहाँ से बन रही है किससे? यहाँ पे देखिए इस वाले दो वाले ऑप्शन में दिख रहा है डी, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, सी तो पहले कैंसिल है, तो ये रेस से बाहर है। ठीक है, अब कौन कौन से कैंसिल हो गए? ए कैंसिल है, सी कैंसिल है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे दो जोड़ी यहाँ पे बन रही है, बी की 3 से बन रही है और डी की 1 से बन रही है। ठीक है, बी की 3 से बन रही है और डी की 1 से बन रही है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन को आप लगा सकते हैं, बी वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं कि इसकी संभावना अधिक है सही होने की। तो जो अगले हैं नील्स बोर ये संबंधित है डेनमार्क से। नील्स बोर संबंधित है किससे? डेनमार्क से। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे आर्किमिडीज संबंधित है यूनान से। तो ये हो गया यहाँ पे ये वाले। तो देखिए जो बी वाला ऑप्शन है सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कंप्लीट ही हो गया। हमने दो ऑप्शन से ही हम इसका जो अंदाजा है वो हमने लगा लिए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना? बी आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसका सार यहाँ पे दिया गया, वैज्ञानिक दिए गए, प्रमुख योगदान आविष्कार यहाँ पे दिए गए, मूल देश किस देश से संबंधित रहे, वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये इनका संबंध उत्प्लावकता का नियम से रहा है और ये यूनान देश से ये रहे। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत नियम जर्मनी से संबंधित थे। नील्स बोर मॉडल संबंधित थे, ये डेनमार्क के हैं। और माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये इंग्लैंड के रहे। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन यहाँ पे दिए गए 1 और 2 और यहाँ पे कूट दिए गए। हमको बताने हैं इसमें एक असत्य, दो असत्य, दोनों सत्य, सत्य असत्य, दोनों असत्य। तो यहाँ पे हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, हम चेक करेंगे। चलिए, भौतिकी में प्रकृति के उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित होती है। क्या सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, जिन पर प्राकृतिक घटनाएं आधारित होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा हम देखते हैं, चिरसम्मत भौतिकी में परमाणु के लघु और तीव्र चाल गतिमान पिंडों के व्यवहार की व्याख्या कर सकती है। क्या ये सही है? यहाँ पे देखिए, चिरसम्मत भौतिकी में परमाणु के लघु और तीव्र चाल गतिमान पिंडों के व्यवहार की व्याख्या कर सकती है। तो यहाँ पे तीव्र नहीं, यहाँ पे धीमी चाल है। कौन सी चाल है? धीमी चाल। तो ये तीव्र यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे धीमी चाल है। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, सिर्फ एक वाला यहाँ पे सत्य है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो कूट है इसको सेटिस्फाई करेगा। हमको क्या देखना है यहाँ पे? पहला सत्य है और दूसरा असत्य। ठीक है, पहला मतलब एक सत्य है और जो दूसरा है वो असत्य है। हम यहाँ पे देखेंगे पहला असत्य ये नहीं होगा, दोनों सत्य ये भी नहीं है, एक सत्य एक असत्य। हाँ ये देखो, एक सत्य है और दूसरा असत्य है, एक सत्य है दूसरा असत्य है। तो ये वाला ऑप्शन हमको लग रहा है। और एक और दो दोनों सत्य। हाँ तो ये गलत है। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? सी। इसके बारे में और हम जानते हैं, भौतिकी में वैज्ञानिक उन मूलभूत नियमों का अध्ययन भौतिकी में वैज्ञानिकों द्वारा उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित होती हैं। आगे चलकर यह अध्ययन भौतिकी में खोज व आविष्कार का मूर्त रूप ले लेती है और इसके अतिरिक्त चिरसम्मत यांत्रिकी में स्थिर तथा धीमी चाल से गतिमान वस्तु का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, स्थिर तथा धीमी चाल से, यहाँ पे क्या था? लघु और तीव्र चाल से। तो यहाँ पे क्या है? स्थिर और धीमी चाल से। इसलिए सेकंड वाला जो दूसरा वाला जो कथन था वो यहाँ पे असत्य था। आंसर इसका सी। अगला सवाल है, भौतिकी की किस शाखा में सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है? सापेक्ष गतिशील सतहों का मतलब एक सतह पर यदि दूसरी सतह है और वहाँ पे यदि बल लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो ये कोई सतह है, फिर ये कोई सतह है, यहाँ पे सापेक्ष सतह के मध्य यदि कोई बल लग रहा है तो जैसे मैं आपको बताऊँ, ये दो सतह हैं। ठीक है, ये दो सतह है, एक सतह इसकी है, एक सतह इसकी है। यदि यहाँ पे कोई बल लग रहा है, सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, सीस्मोलॉजी,
सूक्ष्म यांत्रिकी, माप विज्ञान या फिर ट्राइबोलॉजी। तो ये है ट्राइबोलॉजी। ठीक है, आंसर है इसका डी, ट्राइबोलॉजी। जो बाकी ऑप्शन हम देखते हैं, सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के भूकंप विस्तार का पूर्वानुमान की जानकारी यहाँ पे मिलती है। सूक्ष्म यांत्रिकी में इस शाखा में सूक्ष्मतम कणों की गति एवं व्यवहार की जानकारी मिलती है। और माप विज्ञान में माप तोल की व्यवस्थित विधियों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। जल के नीचे की, ठीक है, ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की, मान लीजिए ये जल है, ठीक है, जल के नीचे वाला जो एरिया है, इसके नीचे की स्थिति किसके द्वारा यहाँ पे प्राप्त होती है। जल के नीचे की स्थिति किस शाखा के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी, द्रव स्थैतिकी, हाइड्रोफोनिक्स या फिर हॉरोलॉजी। तो यहाँ पे जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन हम करेंगे हाइड्रोफोनिक्स के अंतर्गत। हाइड्रोफोनिक्स के अंतर्गत, तो आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। हाइड्रोफोनिक्स ध्वनि तरंगों की सहायता से जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन हम करते हैं इसमें। और एपिग्राफी क्या होती है, शिलालेख का अध्ययन हम इसमें करते हैं। शिलालेख मतलब जो आप इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, शिलालेख जो रहते हैं, शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत हम करेंगे। जो भी लेख वगैरह होते हैं उसको, उस भाषा को समझना, वो होती है एपिग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, क्या लिखावट वगैरह होती है, वो होती है एपिग्राफी के अंतर्गत। और अगला है द्रव स्थैतिकी। तो गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले दाब, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, कार्य करने वाले दाब, गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले दाब, बल एवं उसकी ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करना, ये द्रव स्थैतिकी के अंतर्गत आता है। हॉरोलॉजी, इसके अंतर्गत समय एवं अवधि का मापन किया जाता है। समय और अवधि का मापन हॉरोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। आंसर है इसका इस प्रश्न का सी। अगला सवाल है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता के अध्ययन से, यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता के अध्ययन से, ये अध्ययन मतलब इसकी सहायता से है, कौन से अध्ययन से कौन भौतिक वैज्ञानिक संबंधित है। फ्रांसिस हेस, मैक्सवेल, पॉल डिरेक, मैडम मैरी क्यूरी। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की सहायता से इन्होंने तत्वों की खोज की थी। ये है मैडम मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। आंसर है इसका डी, इस प्रश्न का आंसर है डी। पोलैंड निवासी मैडम मैरी क्यूरी ने प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की सहायता से रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की। जैसे खोज आप सभी जानते हैं, खोज और आविष्कार में फर्क, पहले से ये तत्व उपस्थित है उसका पता लगाना, तो ये खोज होती है। ठीक है, तो मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी। और विज्ञान की दो शाखाओं, भौतिकी में वर्ष 1903 में और रसायन विज्ञान में वर्ष 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक है। दो क्षेत्रों में मिला था, भौतिकी और रसायन में। 1903 में भौतिकी में मिला और 1911 में मिला इनको रसायन में। और यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने वर्ष 1996 में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की यदि खोज किसने की थी, यदि ये पूछा है तो ये वैज्ञानिक है, फ्रेंच वैज्ञानिक है हेनरी बैकरल, 1896 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया था कि इसकी सहायता से, रेडियो एक्टिवता की सहायता से जो खोज हुई है वो किसको द्वारा की गई है। तो यहाँ पे नाम आता है मैडम मैरी क्यूरी का। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्व की यहाँ पे खोज की। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, आंसर बता चुका हूँ। अगला है, भौतिकी वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल आप सभी जानते हैं, मैंने पहले के क्वेश्चन में भी इसको आपके साथ अभी डिस्कस किया है। ग्रामोफोन, डायनामाइट, माइक्रोफोन या फिर हाइड्रोजन बम, आप सभी जानते हैं डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनके नाम पर दिए जाते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा स्थापित न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है। और इन्होंने विश्व कल्याण एवं सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन उनके इस आविष्कार का गलत प्रयोग होने लगा, जिससे निराश होकर वर्ष 1900 में
उन्होंने नोबेल न्यास की स्थापना की। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है बी, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड केल्विन, एल्फ्रेड केल्चर, विल्हेम रोएंटजन और सर बर्नार्ड कार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जिन वैज्ञानिक को दिया गया है वो है विलियम रोएंटजन। विलियम रोएंटजन, आंसर है इसका सी। वर्ष 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार विलियम रोएंटजन को एक्स किरणों की खोज के लिए प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार विश्व के महान वैज्ञानिक तथा डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में उनके द्वारा छूटी गई 10 लाख पाउंड की राशि के धनराशि के ब्याज से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और यह विश्व का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और वर्तमान में प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिलता है। ये कौन कौन से? रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। और यहाँ पे ये 6 क्षेत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6। रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये 6 क्षेत्र हैं। और अर्थशास्त्र में यदि पूछा है तो कब से चालू किया गया? 1969 में शुरू किया था। स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ पर बैंक द्वारा ये चालू किया है। ये जो अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार 1969 में 1969 में। रसायन शास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जैकब हेनरिक्स बेंटहाफ को दिया गया था। देखिए यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न से हमारे और भी प्रश्न कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भौतिकी का पूछा गया, हम यहाँ पे रसायन शास्त्र का भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, भौतिकी का तो हमको पता चल गया है। अब हम रसायन शास्त्र में देखते हैं कि इसमें पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो रसायन शास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जैकब हेनरिक्स बेंटहाफ, इतना बड़ा नाम, जैकब हेनरिक्स बेंटहाफ को दिया गया था। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में, 1930 में, ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में, 1930 में सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान में और 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति में, 2014 में इनको शांति में दिया गया था, तब पीस प्राइज इनको मिला था। 1988 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में, अमेरिका में ये रहते हैं। और 1983 में भारतीय अमेरिकी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में, 2009 में वेंकटरामन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान में, 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में और 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। तो ये अन्य वैज्ञानिक के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आ सकती है। यहाँ पर देखिए, इस वाले प्रश्न में भौतिकी संबंधित पूछा गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और भी चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं वो आपको जो यदि इससे प्रश्न आएंगे तो आपको उसमें आसानी होगी। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकृति में मूल बलों की संख्या कितनी है? मूल बल 2 4 6 8। तो यहाँ पे मूल बल है यहाँ पे 4। ठीक है, मूल बल कितने हैं? यहाँ पे 4। कौन कौन से है ये हम देखते हैं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है एक, प्रबल नाभिकीय बल है और दुर्बल नाभिकीय बल है, और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि कोई बल है तो वो है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा है? प्रबल नाभिकीय। यहाँ पे देखिए क्रम हम बनाते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल। इसके बाद कौन सा आएगा? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इसके बाद जो पावरफुल है वो है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथे में है गुरुत्वाकर्षण बल। इनमें से सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो यदि आपको इसमें क्रम भी पूछा है तो आपको ये भी याद होगा। सबसे स्ट्रांग है ये प्रबल नाभिकीय बल है, उसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल है, इसके बाद है दुर्बल नाभिकीय बल, फिर लास्ट में आता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आएगा। ठीक है, तो आंसर है इस प्रश्न का बी। ध्वनि के गुणों संबंधित अध्ययन विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? ध्वनि के गुणों संबंधित अध्ययन विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो यह है एकॉस्टिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, साइटोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स। तो ध्वनि संबंधित गुणों का जो अध्ययन है वो किया जाएगा
एकॉस्टिक्स में। आंसर है इसका ए। एकॉस्टिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यांत्रिक तरंगों के अध्ययन के अंतर्गत ध्वनि के गुणों का अध्ययन किया जाता है। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किया था किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या फिर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था वो वैज्ञानिक यहाँ पे गैलीलियो। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। और ये इटली देश से संबंधित रहे। ठीक है। और किस सन में ये किया गया? ये है 1609 में दूरबीन का आविष्कार इनके द्वारा किया गया। और वैज्ञानिक के नाम यहाँ पे दिए गए। आविष्कारकर्ता यहाँ पे आविष्कार जो इन्होंने की है वो किस वर्ष में की है और किस देश से संबंधित यहाँ पे दिए। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न हिंट है कि आविष्कार संबंधित प्रश्न आते हैं। और आविष्कार संबंधित देखो यहाँ पे दूरबीन पूछा गया है, अगली बार कोई और यंत्र पूछा जा सकता है। हर एग्जाम में प्रश्न चेंज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आविष्कार के बारे में हम देखेंगे कि अन्य आविष्कार जो भौतिकी संबंधित है कौन से हैं जिससे सवाल बन सकते हैं। डायनामो, माइकल फैराडे। ठीक है। डायनामो, माइकल फैराडे इसके आविष्कार करता रहे वर्ष 1831 में। ये किस देश से? ब्रिटेन से। अगला है ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे माइकल फैराडे, इसके आविष्कारकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। और वर्ष कौन सा? 1831, ब्रिटेन के हैं। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज 1834 में ब्रिटेन देश के रहे। और भाप का इंजन जेम्स वाट 1769 में। 1769 में स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक रहे। मशीन गन जेम्स पकेल 1718 में ब्रिटेन देश संबंधित। सूक्ष्मदर्शी जॉनसन 1500 में नीदरलैंड देश के रहे। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन द्वारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आविष्कारकर्ता और जो खोजकर्ता वो दोनों ही यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे जे थॉमसन द्वारा की गई थी 1897 में और ब्रिटेन देश से रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अन्य चीज़ें यहाँ पे दी गई है, मतलब अन्य आविष्कार या फिर खोजें यहाँ पे दी गई, वैज्ञानिक के नाम है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये लिस्ट आपको PDF के तौर पे आपको मिल जाएगी इस वाले टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है SOW एजुकेशन PDF में। तो आप इसको पढ़ के और समझ सकते हैं कि कौन से आविष्कार किस आविष्कारकर्ता द्वारा किए किस वर्ष में है और किस देश के संबंधित है। ठीक है। ये लिस्ट लंबी है, यदि हम पढ़ेंगे तो लेक्चर की लेंथ और बढ़ जाएगी। हालांकि अभी भी ये काफ़ी लंबा हो चुका है शायद, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो अगले प्रश्न है उनको। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। तो साहा भौतिकी परमाणु संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता में। आंसर है इसका बी। ठीक है। इस प्रश्न से भी आपको एक हिंट मिलती है कि यहाँ पर देखिए संस्थान पूछा गया है, परमाणु भौतिकी संस्थान और भी संस्थान है जिससे प्रश्न बन सकते हैं जो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए अनुसंधान केंद्र है, प्रयोगशाला, यहाँ पे देखिए मुख्यालय और राज्य। ठीक है। ये है यहाँ पे देखिए इतने सारे अनुसंधान केंद्र यहाँ पे दिए गए, 3 पेजेस में है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे PDF में जब मैं प्रोवाइड करूँ तो आप उसे तब पढ़ लें। हम 1-2 के बारे में बस यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है श्रीहरिकोटा में, इसका मुख्यालय, और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये है। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, आप इनको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इनको पढ़ेंगे। ये एक बार में याद नहीं होंगे, आप इनको लिख कर कहीं चिपका सकते हैं अपने दीवार पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं, या फिर आप पेज पर लिख कर इसको रख सकते हैं जब भी आपके जेब में या फिर आपके बैग में या कहीं पे आप रख सकते हैं, ताकि बार बार आप इसको रिपीट कर पाएँ। या फिर अपने फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर फ़ोन में PDF इसकी डाउनलोड आप कर लेंगे तो ये आपको देखने में आसानी होगी। बार बार रिपीट करने पर ही ये याद होंगे, एक बार में ये याद नहीं हो पाते। ठीक है। तो यहाँ पे और भी दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगला है मेसान कण की खोज किसने की थी? मेसान कण की खोज किसने की थी? डॉक्टर H. युकावा, डॉक्टर डेविस गोवर, मैक्स प्लांक या फिर हाइगेनबर्ग। यहाँ पे मेसान कण की खोज की गई थी डॉक्टर H. युकावा द्वारा। डॉक्टर H. युकावा ने मेसान कण की खोज किए थे। आंसर है इसका ए। ठीक है। और यहाँ पे विभिन्न खोजें और ये फिर से मैं आपको बताऊँ यहाँ पे दी गई है, इससे संबंधित और भी प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। कोपरनिकस, गैलीलियो, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, मार्कोनी वगैरह, ये आप पढ़ लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि
PDF आपको दी जा रही है इस चैनल पे। और ये फैक्ट है, फैक्ट आप जितनी बार उसको रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे वैज्ञानिक दिए गए हैं, यहाँ पे लिस्ट आपको दे दी गई है, तो आई होप आप इसको रिपीट करेंगे अपने खाली समय में। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र है? ठीक है, मान लो ये समुद्र के नीचे वाला एरिया है, पानी के नीचे वाला, कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ चेक करना चाहता है, तो ये इस यंत्र को इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे कि जैसे कोई जहाज वगैरह देखना चाहता है तो ये जहाज यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे यदि आ रहा हो तो ये छोटा सा भाग यहाँ पे पानी के बाहर रहेगा, जैसे आप देख सक रहे हैं। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जहाज या फिर कोई अन्य चीज़ें भी आ रही है, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जब समुद्र में जब स्पाई वगैरह करना हो या फिर जासूसी या फिर अन्य चीज़ें आप करना हो तो, या और अन्य काम आप करना हो, तो तब ये उपयोग किया जाता है। तो इस यंत्र का नाम क्या है? पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे हमको बताना है, पेरिस्कोप, सेक्सटेंट, स्टीरियोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। तो ये है, इसका नाम है पेरिस्कोप। क्या नाम है इसका? पेरिस्कोप। आंसर इसका ए, पेरिस्कोप के द्वारा हम ये चीज़ें कर पाते हैं, समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए इस यंत्र का प्रयोग हम करेंगे, इस पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है और जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियाँ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, आंसर इसका ए। और यहाँ पे अन्य उपकरण है, जैसे अमीटर यहाँ पे दिए गए हैं और इसका प्रयोग यहाँ पे दिया गया। अमीटर का प्रयोग उपयोग हम कहाँ करेंगे? अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए यहाँ भी किया जाता है। और इस प्रकार बहुत सारे जो उपकरण है यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिए हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। जरूरी नहीं है कि पेरिस्कोप वाला सवाल हर बार पूछा है, हर जगह पूछा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इनसे सवाल आते हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इससे सवाल आते हैं। और यहाँ पे उपकरण आपको दिए रहेंगे, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो ये सूची आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो भी आप करना है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फ़ोन में आप फ़ोन में आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं या फिर कॉपी में लिख के कहीं चिपका दे, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यंत्र के बारे में यहाँ पे दिए गए। ये देखिए, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ये आई होप आप ये खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। और इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है बहुत ही वैज्ञानिक परिचय, इससे संबंधित सारे यहाँ पे MCQ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको प्रश्न समझ आए होंगे और काफ़ी हेल्प इसमें हुई होगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।